गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। आज हम पेपर फर्स्ट यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली, उनके उद्देश्य, विधियाँ और मुख्य शिक्षण संस्थाएं। देखिए स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यूजीसी नेट के साथ साथ जितनी भी टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं सेंटर के या स्टेट के, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शिक्षा के बारे में जानेंगे। देखिए स्टूडेंट, शिक्षा का उद्देश्य प्राचीन काल से ही सिर्फ और सिर्फ एक विषय को पढ़ाना नहीं, बल्कि जो विद्यार्थी है उसका सर्वांगीण विकास करना, शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना है। साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा ही हम जो संचित ज्ञान है उसको आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित कर सकते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। जो शिक्षा के अधिकार है उसको मौलिक अधिकार माना है ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसी प्रकार भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 45 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र और राज्य का संयुक्त उत्तरदायित्व रहेगा। इसके साथ साथ जो भारतीय संविधान, उसके अनुच्छेद 21 के में आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2010 से आरटीई लागू है, राइट टू एजुकेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में भी हम इसका देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसने लर्निंग यानी कि शिक्षा के 4 पिलर स्तंभ बताए हैं: लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। यानी कि सीखना हमें कैसे है, किस लिए सीखना है, जानकारी के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना, कुछ बनने के लिए सीखना और साथ रहने के लिए सीखना। ये 4 स्तंभ यूनेस्को ने शिक्षा के बताए। देखिए भारत में शिक्षा प्रणाली, जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली है, हम उसको एक बार जान लेते हैं। इसके 3 स्तर हैं: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तृतीयक शिक्षा। देखिए स्टूडेंट, प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें क्या कराया जाता है? भाषा का ज्ञान। सबसे पहले उन्हें भाषा का ज्ञान, साक्षरता, गणना, सामाजिक नियम सिखाए जाते हैं। ये सब प्राथमिक शिक्षा में सिखाया जाता है। साथ ही साथ देखिए स्टूडेंट, जो प्राथमिक शिक्षा है वो क्या होती है? छात्र केंद्रित होती है। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को 2 स्तरों या 2 चरण में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक कक्षा 1st to 5th कक्षा तक, जो 1st to 5th क्लासेस हैं उनको हम प्राथमिक शिक्षा कक्षा में रखते हैं। इसी के बाद है उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसमें हम रखेंगे 6th to 8th स्टैंडर्ड को। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व सरकारी तंत्र में निःशुल्क है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा आता है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा, इसमें ज्ञान, विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और व्यवसाय आदि का बोध होता है। इसमें भी 2 प्रकार के स्तर हैं इसके: सामान्य माध्यमिक कक्षा और उच्च माध्यमिक कक्षा। जो सामान्य माध्यमिक है उसमें हम रखेंगे 9th और 10th को, और जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है उसमें हम रखेंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड को। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इनकी जो परीक्षाएं हैं वे राज्य बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि के द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं। इसी प्रकार शिक्षा का तीसरा स्तर में आता है तृतीयक शिक्षा। तृतीयक शिक्षा में उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी आती है। ठीक है स्टूडेंट, जो तृतीयक शिक्षा है इसमें उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी आती है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यह
नॉन कंपल्सरी होती है, नॉन कंपल्सरी यानी कि ऐच्छिक होती है यह, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको पढ़ना अनिवार्य है, यह ऐच्छिक होती है। इसमें उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल होती है, जैसे अंडर ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन लेवल आएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, और फिर इसके बाद है रिसर्च। रिसर्च में आएगा पीएचडी, फेलोशिप, डॉक्टरेट वाले, ये सब इसमें आएंगे रिसर्च में, ठीक है। इसी प्रकार देखिए जो उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं, जो कुछ उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं वे डिप्लोमा भी प्रदान करती हैं। अधिकांश उच्च शिक्षा जो है वो 3 वर्ष की होती है, और कई 3 से 4 या 4 से 5 वर्ष की भी हो जाती हैं। इसके बाद देखिए प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली। देखिए प्राचीन भारत में जो शिक्षा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, ठीक है, शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया। देखिए जो भारत में शिक्षा का उद्गम है वो वैदिक काल से माना जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैदिक काल में इनका उद्गम माना जाता है शिक्षा का। तो पहले हम जानते हैं शिक्षा शब्द का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ हुआ। ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें शिक्षा शब्द का वर्णन मिलता है। जो हमारा शिक्षा शब्द है वो शिक्षा धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा का वर्णन किया है। जितने भी हमारे वेद हैं, उपन्यास है, जितनी भी रचनाएं हैं उस समय की, उनमें सभी में शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। जैसे हम देखते हैं सुभाषित रतन संधोह में शिक्षा को तीसरा नेत्र बताया गया है, शिक्षा को तीसरा नेत्र बताया गया है। इसी प्रकार जो हमारी महाभारत है उसमें भी कहा गया है नास्ति विद्यासम चक्षु नास्ति सत्यसम तम, अर्थात शिक्षा के समान कोई भी, यानी कि विद्या के समान कोई भी चक्षु या नेत्र नहीं है। इसी प्रकार शिक्षा या विद्या को सदैव मोक्ष का साधन भी माना गया है, और कहा गया सा विद्या या विमुक्ति, मतलब विद्या को मुक्ति का साधन भी माना गया है ज्ञान को, ठीक है। देखिए ज्ञान को 2 धाराओं में, व्यापक धाराओं में विभाजित किया गया है। एक है परा और एक है अपरा। परा का अर्थ किससे लिया जाता है? जो ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है, जो ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है उसे परा कहा जाता है। और अपरा किसे कहा जाता है? जो हमें जीवन से प्राप्त होता है, जो हमें जीवन शैली से या जीवन हम जीते हैं उससे जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, जो हमें ज्ञान अर्जित होता है, उसे अपरा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। जो प्राचीन काल में शिक्षाएं दी जाती थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण, यानी कि विद्यार्थी जो शिक्षार्थी है, छात्र है, उसके चरित्र का निर्माण करना। प्राचीन काल में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था, चरित्र निर्माण पर काफ़ी बल दिया जाता था। चरित्र एवं आचरण से हीन व्यक्ति को सदैव निंदा की दृष्टि से देखा जाता था, उसकी निंदाएं की जाती थी। देखिए स्टूडेंट, शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य के जो तामसी, जो पाशविक, जो उसका पशुत्व की जो प्रवृत्ति थी उस पर नियंत्रण किया जा सकता है शिक्षा को ग्रहण करने के बाद। जो शिक्षण के आरंभ में ही उन्हें यह सिखाया जाता कि सच्चरित्र की उन्हें प्रेरणा मिल जाती कि हमें किस प्रकार रहना है, ठीक है। जो चरित्र निर्माण है जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है सर्वांगीण विकास। जो हमारा शिक्षार्थी है या जो शिक्षा प्राप्त करता है उसका मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। बौद्धिक के साथ साथ जो शारीरिक विकास है उस पर भी शिक्षा के द्वारा बल दिया जाता था। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, संयम, विवेकशील का उदय होता था, जो उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता था। यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय में, आज भी है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण करना या उसका संरक्षण के साथ साथ उसका प्रसार करना। देखिए शिक्षा अन्य मुख्य उद्देश्यों में वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखना भी था। सुरक्षित कैसे रखा जाता था? जो विद्यार्थी होते थे प्राचीन काल में उनको वेदों को कंठस्थ करवाया जाता था, उन्हें बार बार याद करवाया जाता था और उनके मस्तिष्क में उस संस्कृति का, उन वेदों का, उस ज्ञान का संरक्षण किया जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा आता है कर्तव्यों का ज्ञान।
या कर्तव्यों का बोध करवाना भी शिक्षा का क्या था, एक उद्देश्य था। जो व्यक्ति है उसको नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का बोध करवाकर उन्हें योग्य नागरिक बनाया जाता था। नेक्स्ट हमारा कौशल विकास करना। देखिए स्टूडेंट्स, वैदिक काल यानी कि गीता में भी कहा गया है कि अपने अपने कर्मों से रत मनुष्य ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो भारतीय समाज है उसमें श्रम विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। जो हमारा श्रम विभाजन का सिद्धांत है उसको स्वीकार किया गया था प्राचीन समय में भी, आज भी है। कहीं देखेंगे तो प्राचीन समय में श्रम विभाजन का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। और इसी प्रकार विभिन्न वर्णों के मनुष्य जो थे अपने आप में आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने कर्मों में निपुणता प्राप्त करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार ये थे प्राचीन समय के जो शिक्षा थे उनके उद्देश्य थे। नेक्स्ट करेंगे, उद्देश्य हमने पढ़ लिए, तो अब शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, किस बेस पर उन्हें शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो ये है उनका पाठ्यक्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा वेद। वेद कितने थे, 4। देखिए वैदिक काल से ही शिक्षा का उद्गम माना जाता है और वेद शिक्षा के यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। ऋग्वेद को ही रखा गया। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा वेद है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है जिसमें 1028 श्लोक हैं। इसके बाद आता है हमारा सामवेद, जिसके जो पद हैं वो गायन है, गायन वैसे और संगीत है, उस सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। इसी प्रकार हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ से संबंधित मंत्रों का संग्रह है, जैसे कि उसके नाम से ही सिद्ध होता है यजुर्वेद। देखिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेदों को त्रिवेदी भी कहा जाता है। इसके बाद जो अर्थवेद है वो काफ़ी समय बाद लिखा गया था। इसमें कर्मकांड और जादू टोना आदि का वर्णन है। इसके बाद आते हैं हमारे वेदांग। देखिए स्टूडेंट, जो वेदांग हैं वो वेद जो थे उनके अच्छी तरह से समझने के लिए इनका निर्माण किया गया था वेदांग का। ठीक है, देखिए उत्तर वैदिक काल युग में ब्राह्मण जो ग्रंथ लिखे गए थे ये शिक्षा के विषय बने थे। उपनिषद सूत्रों के युग में पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ और घनपाठ विधियों द्वारा वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया। वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के लिए ही इन 6 वेदांगों का निर्माण किया गया था, जो थे शिल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये थे 6 कल्प, जिनसे जो हमारे वेद थे उनमें जो मंत्र दिए गए थे उनका सही उच्चारण, उनका अर्थ समझना, उनके जो निहित ज्ञान है उसको अच्छे से समझना, उनका उच्चारण शुद्ध करना, इन सब का वर्णन, इन सब की शिक्षाएं दी गई हैं। इसके बाद आती हैं 14 विद्याएं। देखिए स्टूडेंट्स, 14 विद्याओं के अंतर्गत जो इनका तात्पर्य है वो 4 वेदों, 6 वेदांग, उसके साथ साथ धर्मशास्त्र, पुराण और मीमांसा व तर्क से है, इसलिए इन्हें 14 विद्याएं कहा जाता है। इसके बाद है 18 प्रकार के शिल्प, इन्हें शिक्षा का पाठ्यक्रम में रखा गया। और इसके बाद आती हैं 64 कलाएं, जिसमें संगीत, नृत्य, चित्रकलाएं, सफाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, व्यायाम, मनोरंजन आदि को रखा जाता था। इस प्रकार ये जो हमारे प्राचीन काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था। नेक्स्ट है परीक्षा और उपाधियाँ। परीक्षाएं किस प्रकार ली जाती थी या उन्हें जो उपाधि थी, जो वो अवार्ड थे, जो वो कैसे मिलते थे। तो वैदिक काल में आज की तरह परीक्षाएं तो होती नहीं थी। जो परीक्षाएं थी वो गुरु लेते थे सर्वप्रथम, और जो पहले की बात है जो परीक्षाएं थी वो मौखिक रूप से प्रश्न पूछ कर ली जाती थी, और तभी गुरु थे वो निर्णय करते थे कि किस शिष्य को ज्ञान प्राप्त है या अथवा नहीं है। इसके बाद उन्होंने विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। जो शिष्य थे जिन्हें वो लगता था कि इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हें विद्वानों के सभा में उपस्थित किया जाता था, और वे विद्वान इन छात्रों से प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित कर दिया जाता था, या उन्हें पास, जो अब के उसमें पासिंग मार्क्स होते थे या जैसे भी माना जाता था, उन्हें मौखिक रूप से ही परीक्षाएं होती थी। इसके बाद देखिए जो उन्हें उपाधियाँ थी वो कैसे प्राप्त मिलती थी।
जो छात्र गुरुकुल का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम पूरा कर लेता था या वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था, उन्हें क्या कहा जाता था, स्नातक की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद 12 वर्ष पर वेदों का ज्ञान ग्रहण करने पर स्नातक की उपाधि, और फिर 14 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें 2 वेदों का अध्ययन होता था। देखिए 12 वर्ष का था जो उसमें एक ही वेद का अध्ययन होता था, और जिसमें 2 वेदों का अध्ययन पूरा करने पर उसे वसु की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद 36 वर्षीय पाठ्यक्रम में 3 वेदों का अध्ययन कंप्लीट कराया जाता था, जिसे रुद्र की उपाधि दी थी। जिसे पास कर लेता था उन्हें रुद्र कहा जाता था। इसके बाद 48 वर्षीय में 4 वेदों का अध्ययन कंप्लीट करा दिया जाता था और उन्हें आदित्य कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार परीक्षाएं और उन्हें उपाधियां प्राप्त होती थी जो प्राचीन काल के छात्र थे। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण संस्थाएं। देखिए किस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी, शिक्षा किस प्रकार की जगहों पर दी जाती थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गुरुकुल। देखिए शिक्षा का मुख्य जो संस्थान थी वो गुरुकुल को ही माना जाता था प्राचीन समय में। यह शिक्षक का घर होता था जो घर में रहते थे और शिक्षा भी प्रदान करते थे गुरुकुल। नेक्स्ट है हमारा परिषद। परिषद क्या था, यह उच्च शिक्षा के लिए यहाँ छात्र रहते थे। मूल रूप से 3 ब्राह्मणों द्वारा संचालित किया जाता था। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और यहाँ की एक परिषद में 20 ब्राह्मण सम्मिलित हो गए। इसी प्रकार फिर आता है आश्रम। आश्रम ऐसे केंद्र थे देखिए जहाँ पर देश भर के विभिन्न स्थानों से विद्यार्थी प्रसिद्ध जो संत थे उनके पास सीखने के लिए एकत्रित होते थे। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा आता है जो शिक्षण के संस्थाओं में गोष्ठी या सम्मेलन। देखिए कोई जैसे राजा महाराजा थे उनके द्वारा राष्ट्रीय सभाएं बुलाई जाती थी, जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों के उनके विचारों को पूरा करने के लिए आदान प्रदान करने के लिए विचारों का आमंत्रित किया जाता था। मठ और विहार। देखिए धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष देशों में निवास और प्राप्त करने के लिए ये मुख्य थे। ये मठ शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय से संबंधित थे और कुछ मंदिर संघों से भी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार जो विहार है ये एक बौद्ध मठ था जहाँ पर सभी बौद्ध उपदेश और दर्शन सिखाए जाते थे। नेक्स्ट आता है फिर ब्रह्मपुरी। देखिए ये इधर थोड़ी मिस्टेक है, हम इसे करेंगे ब्रह्मपुरी। ठीक है, ब्रह्मपुरी क्या आती है, जो छोटे गांव कस्बों या शहरों में शिक्षा के उद्देश्य के लिए एक चयनित क्षेत्र था जो से चयन कर लिया जाता कि इस क्षेत्र पर विद्वान ब्राह्मण का रहने का स्थान होगा और वो वहाँ पर शिक्षाएं प्रदान करेगा। इसके बाद हमारा आता विद्यापीठ। ये एक महान आचार्य द्वारा शुरू की गई थी, किए गए आध्यात्मिक पहलुओं के लिए एक शैक्षणिक संस्थाएं थी। श्री शंकराचार्य ने श्रृंगेरी, कांची, द्वारका, पुरी और बद्री में ऐसे संस्थान शुरू किए थे जिन्हें विद्यापीठ कहा जाता था। तो इस प्रकार ये कुछ संस्थाएं थी जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी प्राचीन समय में। देखिए हमने शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है, उसकी उद्देश्य क्या थे और संस्थाओं के नाम क्या थे, ये सभी जान लिए किस प्रकार की संस्थाएं थी। इसके बाद जानते हैं हम कि शिक्षक को किन नामों से या उन्हें कैसे पुकारा जाता था। आचार्य, उपाध्याय, चरक, गुरु, शिखा, युजन, सातिका, मतलब इनका अभिप्राय क्या है, स्पेसिफिक इन्हें किस लिए यूज़ किया जाता था इन वर्ड्स को। ठीक है, देखिए आचार्य किन्हें कहा जाता था, जो विद्यार्थी से बिना शुल्क लिए यानी कि बिना पैसे लिए या बिना कोई भी चीज़ लिए उन्हें वेदों को पढ़ाते थे, उन्हें उन शिक्षकों को क्या कहा जाता था, आचार्य कहा जाता था। नेक्स्ट आता है उपाध्याय, जो केवल वेद या वेदांग के किसी एक प्रसिद्ध या किसी स्पेसिफिक पार्ट को पढ़ाने वाला शिक्षक, जो जिसके बदले में आजीविका लेता था, आजीविका कमाने के लिए पढ़ाता था, यानी कि जो उनसे जो शिष्य थे उनसे पैसे लेता था, उसे उपाध्याय कहा जाता था। इसके बाद आता है चरक। कुछ शिक्षार्थी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अन्य राष्ट्रों का दौरा करते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन विद्यार्थियों के लिए जो मतलब ज्ञान दिया जाता था उन्हें चरक, उन शिक्षकों को चरक कहा जाता था। ठीक है, जैसे इसके लिए प्रसिद्ध ह्वेन सेंग ने इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं गुरु। शिक्षा प्रदान करके और अपने परिवार का पालन पोषण करके गृहस्थ जीवन जीते थे, उन्हें गुरु कहा जाता था। मतलब वो शिक्षा भी प्रदान करते थे, उसके बदले में पैसे लेते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करके गृहस्थ जीवन भी जीते थे, उन्हें कहा जाता था गुरु। नेक्स्ट आता है शिखा। शिखा की नहीं कहा जाता है जो नृत्य जैसी कलाओं में का निर्देशन करते थे। ठीक है, जो कलाओं, जो 64 कलाएं बताई उनका शिक्षण करते थे, उन्हें सिखाते थे, उन्हें कहा जाता था शिखा। नेक्स्ट हमारा युजन सातिका।
वे अपने प्रसिद्ध प्रवचकों के लिए, जो उनके प्रवचन थे उनके लिए प्रसिद्ध थे, और दूर दूर से जितने भी देश विदेश से शिक्षार्थी थे वो उनके पास उनके प्रवचन सुनने, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उन्हें कहा जाता है युजन सातिका। नेक्स्ट हमारा प्राचीन भारत की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, मिथ्या, उज्जैन, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए पहले हम तक्षशिला को देखते हैं। तक्षशिला गांधार साम्राज्य की राजधानी रही है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी और इन्हें पहला विश्वविद्यालय बताया जाता है तक्षशिला को। इसी प्रकार नालंदा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बिहार में है, राजगृह के पास स्थित है। यह भगवान बुद्ध के निकट शिष्य सरिपुत का जन्म स्थान भी रहा है, जो महायान से निकटता से जुड़ा हुआ है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 427 सीई या 1197 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। इतिहास में पहले महान विश्वविद्यालय के रूप में इसे मान्यता दी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से भी आपने देखा होगा, क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारी विल्लभी। होंगसेन आइटिंग्स ने विल्लभी को भारत के पश्चिमी भाग में नालंदा के जैसे गौरवशाली ही रूप पाया है। देखिए जो पश्चिमी भाग है उसमें वल्लभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे तक्षशिला और नालंदा इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार जो प्रमुख शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी वल्लभी है। ठीक है, इसमें धर्मनिरपेक्ष विषयों के रूप में धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं है। यह जैसे कि अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, कानून और चिकित्सा भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के हीनयान रूप का केंद्र रही है। ठीक है, इसी प्रकार विक्रमशिला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8वीं शताब्दी के दौरान पाल वंश के सम्राट धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ 108 विद्वानों को विभिन्न मंदिरों के प्रभारी और आचार्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस प्रकार, तो आप ये कवर कर सकते हैं। इसके बाद है गुरुकुल पद्धतियाँ। गुरुकुल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, जो गुरुकुल पद्धति को माना गया है। इसी प्रकार जो गुरुकुल पद्धति है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं थी, किस प्रकार उसमें प्रवेश करना है इसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। जो छात्र इसमें गुरुकुल में प्रवेश औपचारिक समारोह, उपनयन या दीक्षा द्वारा किया जाता था गुरुकुल में प्रवेश। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जब गुरुकुल में प्रवेश करते थे शिक्षार्थी तो उन्हें द्विज कहा जाता था, यानी कि उनका दोबारा जन्म कहा जाता था, और जो उनकी गुरु माता या उनके जो गुरु पिता होते थे उन्हें ही उनके नए पिता माना जाता था। और उस जो द्विज है, द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म होना, और गुरुकुल में जाने के बाद उस शिक्षार्थी का दोबारा जन्म माना जाता था और गुरु के नए घर को ही उसका नया घर माना जाता था। इसके बाद आता है जब शिक्षा 5 वर्ष की आयु से आरंभ करते थे तो उसे विद्या आरंभ नामक एक समारोह में से आरंभ होती थी। ठीक है, यहाँ पर अक्षर सीखना और देवी सरस्वती की पूजा करना सिखाया जाता है विद्या आरंभ में। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी क्या है, जब 8 से 12 साल की आयु के बीच शुरू होता था ये समारोह। उपन्यास जो समारोह था ब्रह्मचारी, ये 8 से 12 के आयु के बाद शुरू होता था और अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद एक ब्रह्मचारी गृहस्थ बनने के योग्य हो जाते थे। इसके बाद आता है, देखिए गुरुकुल में 2 प्रकार के विद्यार्थी होते थे, अंतेवासी और आचार्य कुलवासी। अंतेवासी विद्यार्थी होते हैं जो गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। और आचार्य कुलवासी होते हैं जो अपने घर से शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, जो मतलब छात्रवासी जो अपने घर से शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें कहते थे अंतेवासी, और जो केंद्र के संबंध जो शिक्षा केंद्रों के छात्रावास में निवास करते थे उन्हें कहते थे आचार्य कुलवासी। जैसे देखिए नाम से ही डिफाइन हो रहा है आचार्य कुलवासी, यानी कि जो आचार्य के घर में रह के, यानी कि गुरुकुल में रह के उसके जो छात्रावास थे उसमें रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें कहा जाता था आचार्य कुलवासी, और जो घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें कहा जाता था अंतेवासी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट थे। आज हमने काफ़ी जो भारतीय प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली था उसको अच्छे से समझा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।